नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में सरकार कैसे चल रही है, सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है, जो नवाचार किया गया उससे आम जनता को कितना फायदा हुआ, क्या कार्यकर्ता नाराज है, तमाम तरह के ये वो ऐसे प्रश्न हैं जिसकी चर्चा न केवल राजनीतिक गलियारों में है बल्कि राजनीतिक पंडित और हमारे जैसे विश्लेषण करने वाले भी इसे लेकर गहन अध्ययन कर रहे हैं। करीब 2 साल पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जो नवाचार किया था, नए लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया था, तब 7 नए चेहरे थे। तब उस नवाचार में कुछ हद तक जाति समीकरण का तो ख्याल रखा गया था, लेकिन क्षेत्रीय संतुलन का ख्याल उस तरह से नहीं रखा गया था। चूंकि सरगुजा संभाग की 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने, जबकि इससे पहले 2018 में वहां 14 के 14 कांग्रेस के ही विधायक थे, इसलिए इनाम तो मिलना ही था। खुद विष्णुदेव साय को मिलाकर सरगुजा संभाग से पहले 4 मंत्री थे। आज की तारीख में यहां से 14 में से 5 मंत्री सरगुजा से ही हैं, जबकि बिलासपुर और दुर्ग संभाग से 3 मंत्री हैं, रायपुर संभाग से 2 मंत्री हैं और थोड़ी हैरानी होती है कि बस्तर संभाग से सिर्फ 1 मंत्री है। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ समय पहले जो 3 नए मंत्री बनाए गए उसमें से कम बस्तर से तो 1 लिया जाएगा, लेकिन नए दौर की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नवाचार कर रही है वहां कभी भी कुछ भी संभव है। नई सरकार के शुरुआत के महज 3 महीने तक मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल की जो सीट खाली हुई, लंबे समय तक 11 का ही मंत्रिमंडल था। बाद में गुरु खुशवंत साहब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव जैसे जब नए चेहरे शामिल किए गए तब बताया गया कि यह भाजपा की पीढ़ी परिवर्तन और नवाचार की नीति का हिस्सा है, और तर्क यह भी रखा गया यह पूरी तरह तथ्यात्मक है। इन 3 नए नामों में से सबसे अप्रत्याशित नाम राजेश अग्रवाल का था, जैसे लक्ष्मी रजवाड़े और टंकराम वर्मा जैसे अप्रत्याशित नामों को शुरू में ही शामिल कर लिया गया था। ऐसे ही अप्रत्याशित कदम उठाने वाली नए दौर की भारतीय जनता पार्टी में क्या छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में कोई बदलाव होने जा रहा है? ये एक आम चर्चा है। चर्चा तो ये भी होती है कि क्या मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। ऐसी चर्चा के ढेर सारे कारण हैं। साथ ही ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ अपने ही बड़े कद्दावर नेता हैं जो ऐसी चर्चाओं को हवा देते हैं। ऐसा करने के पीछे एक खास मंशा भी है। दरअसल ये संघर्ष सत्ता का है, जहाँ अलग अलग धुरी काम करती है। पावर सेंटर अलग अलग होने से कहीं ना कहीं ऐसा दुष्प्रभाव सत्ता के साथ देखने को मिलता है। जैसा कि पिछली सरकार में भी भूपेश बघेल ये मान के चल रहे थे कि उन्हें 2.5 साल तक की सत्ता मिलेगी, लेकिन वक्त और हालात बदले, भूपेश बघेल पलट गए। उन्होंने जिस तरह से पावर केंद्रित किया, जिस तरह से टीएस सिंहदेव को साइडलाइन लगाने के लिए बृहस्पति सिंह और अमरजीत भगत को जिस तरह से हथियार बनाया, उसका खामियाजा पूरी की पूरी कांग्रेस को भुगतना पड़ा। खासकर सरगुजा से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और 71 में से कांग्रेस आधे से भी कम यानी 35 सीटों में आ गई। ऐसे में नए दौर की भारतीय जनता पार्टी को भी पिछली कांग्रेस की सरकार से सबक लेने की बात समझाई जा रही है। चूंकि पार्टी अनुशासित है, कार्यकर्ता भी दबी जुबान में सही सोशल मीडिया में तरह तरह की पोस्ट करते हुए अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यह भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो 5 राज्यों के चुनाव होंगे उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यहाँ यह भी गौर करने वाली बात यह है, जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन ने छत्तीसगढ़ के कुछ नेताओं को बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव के जिम्मेदारी में 5 विधानसभा सीटें हैं, जबकि वित्त मंत्री ओपी चौधरी को 10 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह दुर्ग के सांसद विजय बघेल को भी 10 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि इन सबसे कहीं आगे छत्तीसगढ़ भाजपा संगठन की कमान संभाल रहे मौजूदा संगठन महामंत्री पवन साय को भी पश्चिम बंगाल के 56 विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई है। वे लगातार वहां डटे हुए हैं। भाजपा का राष्ट्रीय संगठन लगातार प्रदेश के दूसरे नेताओं को भी अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं की बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है। क्योंकि 45 साल के नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मौजूदा तारीख में भी यानी आज के समय में भी वो छत्तीसगढ़ के संगठन के प्रभारी हैं। नितिन नवीन अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के किस नेता में कितनी क्षमता है, किसका उपयोग कितना और कहां लेना है, ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे राजनीतिक गलियारों में चर्चा इस बात की है, क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने
बनने जा रहे हैं उसमें असम में भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत स्थिति में है। पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाने की संभावना रखती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी गठबंधन के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है, ऐसा माना जा रहा है। केरल में भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के लिए परीक्षा की घड़ी है। इन 5 राज्यों के चुनाव मई तक संपन्न हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा राज्यसभा की इसी साल 75 सीटों के चुनाव हैं। इन 75 सीटों में से 2 सीटें छत्तीसगढ़ की भी है, दोनों ही कांग्रेस की सीटें हैं। ऐसा माना जा रहा है कि मौजूदा दौर में ये दोनों की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद KTS तुलसी और फूलो देवी नेताम की ये सीटें 9 अप्रैल तक खाली हो जाएगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि नवाचार के ऐसे दौर में कुछ नए लोगों को राज्यसभा भेजा जाए। वैसे दौड़ में तो कई सीनियर भी हैं। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की 54 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 35 है। अंकों के लिहाज से यदि देखा जाए तो पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि एक कांग्रेस को और एक भाजपा को ये सीटें मिल सकती है, लेकिन बदले हुए हालात में ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये दोनों सीटें आ सकती है। ऐसे में ये प्रश्न बार बार उठता है कि किन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया जा सकता है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, नए दौर की जिस तरह से चालाकी भरी राजनीति होती है, वह नेता पहले की तरह लॉबिंग नहीं करते। सोशल मीडिया का दौर है, धीरे से अपने सहयोगियों के माध्यम से खुद का नाम आगे बढ़वा देते हैं। आपको याद होगा कि सरोज पांडे जो 2014 का लोकसभा चुनाव मोदी लहर में भी हार गई थी, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 2024 में उन्हें कोरबा से मौका दिया। अब बदले हुए हालात में 2026 में एक बार फिर सरोज पांडे का नाम राज्यसभा के लिए आगे समझाया जा रहा है। यहां जब मैं समझाया जा रहा कह रहा हूं तो आपको गौर करना होगा, पार्टी की ओर से कोई अधिकृत घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सरोज पांडे ने जिस तरह से 2018 की 23 मार्च को राज्यसभा सदस्य बनकर हर किसी को चौंका दिया था। ये वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के सीनियर अनुसूचित जाति वर्ग के नेता भूषण जांगड़े की ये सीट खाली हुई थी। तब माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि विधानसभा चुनाव 2018 में जाने वाली है, इसलिए समझदारी दिखाते हुए किसी OBC या ST या SC वर्ग के ही कैंडिडेट को राज्यसभा के मैदान में उतारेगी। तब ऐसा एक बार हुआ भी था। धर्मलाल कौशिक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने नामांकन फॉर्म भी ले लिया था, लेकिन अचानक से सरोज पांडे का नाम आ गया और उस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक हाथ मलते रह गए। भले ही धर्मलाल कौशिक को बुरा लगा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता को उस वक्त हो सकता है कुछ ज्यादा बुरा लगा हो, इसलिए 2018 में भारतीय जनता पार्टी को महज 15 सीटें मिली थी। ऐसी गलतियों को ध्यान में रखते हुए मौजूदा समय में भी भारतीय जनता पार्टी खासकर जाति समीकरण को विशेष रूप से ध्यान में रखेगी, जबकि विपक्षी कांग्रेस भी अभी भी एक सीट की आस लगाकर बैठी है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस की ओर से TS सिंहदेव और चरण दास महंत ये वो बड़े नाम हैं जिनके लिए कांग्रेस का आला कमान यानी गांधी परिवार आज की तारीख में कुछ बेहतर मूड में नजर आ रहा है। कभी एक दौर था कि भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कोई विकल्प नहीं था, लेकिन बदले हुए हालात में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने तमाम कोशिशें की कि किसी तरह से भूपेश बघेल, जिनकी खुद की अपनी इमेज घपले घोटालों के कारण खराब है, उन्हें किसी न किसी तरह छत्तीसगढ़ की राजनीति से दूर रखा जाए। तभी पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री फरवरी 2025 में बनाया गया। देवेंद्र यादव जैसे युवा चेहरे पर भी कांग्रेस दांव लगा चुकी है। बिलासपुर से टिकट दी गई, भले ही वो प्रयास असफल रहा। मौजूदा हालात में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से नए नए प्रयोग कर रही है, वहां कांग्रेस को भी मजबूर किया जा रहा है कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का अनुसरण करे। लेकिन कई बार देखा गया है कि नकल के चक्कर में कांग्रेस को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है। खासकर राहुल गांधी जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करते हुए बिना पढ़े भाषण देने लगे हैं, वहां से कांग्रेस को लगातार नुकसान हो रहा है। पार्लियामेंट के बाहर तक तो ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर भी जब राहुल गांधी मार्शल आर्ट की अपनी ट्रेनिंग की याद दिलाते हैं और जिस तरह से भाव भंगिमा रखते हैं, वहां से कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट में आना पड़ता है और कांग्रेस के लिए यही सबसे बड़ी कमजोर कड़ी साबित होते हैं। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी अपनी अच्छाइयों से कम और कांग्रेस की कमजोरी के कारण ज्यादा फायदे में नजर आ रही है। अपने राजनीतिक विश्लेषण के कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी तरह आपको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। वैसे राजनीति के ऐसे दांव पेच आम व्यक्ति को ज्यादा रुचिकर नहीं लगते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती,
उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अक्सर देखा गया है कि बुरे लोग राजनीति के माध्यम से देश और समाज का पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं, जबकि अच्छे लोग बुरे लोगों को देखकर राजनीति में नहीं आते और बाहर रहकर ये कहते रहते हैं कि राजनीति बुरी होती है। अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। हमारी कोशिश है कि राजनीति के माध्यम से देश और समाज का कुछ बेहतर हो, अच्छे लोग राजनीति में आए। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, प्यार दें, प्यार बांटें। नमस्कार।